वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। सभी को नमस्ते। पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, योगेश भैया जी को नमन और सभी परिवारजनों को सुप्रभात तथा नमस्ते। बाबा जी ने एक संवाद में कहा था कि जितना हमें ज्ञान होता है वह पूरा प्रमाणित होता ही नहीं। जैसे समुद्र की एक बूंद का परीक्षण करके हम प्रमाणित करते हैं, समुद्र का सारा पानी वैसा ही है। यह हमें ज्ञान रहता है। समुद्र के सारे एक एक बिंदु को निकाल करके परीक्षण करना, प्रमाणित करना नहीं बन पाता। इसी को सिंधु बिंदु न्याय कहा। अनंत के प्रति ज्ञान होता है, आंशिक रूप में प्रमाण होता है। सिंधु रूप में ज्ञान, बिंदु रूप में प्रमाण। अनंत के प्रति ज्ञान को थोड़ा सा ही प्रमाणित करते हैं तो सामने व्यक्ति में भी जीवन है, वो अनंत के अर्थ को पकड़ लेता है। उसके वह अनुभव में आता ही है। ज्ञान होने पर वह दूसरा व्यक्ति भी इस सिंधु बिंदु न्याय के साथ जीने लगता है। इसको बताने के लिए सूत्र दिया है, जो जितना जानता है उतना चाह नहीं पाता, जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, जितना कर पाता है उतना भोग नहीं पाता। इसलिए मानव द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु पैदा करना अस्तित्व सहज है। जानना ही ज्ञान है, प्रमाणित करना जागृति है। प्रमाणित करने की जगह छोटा है, ज्ञान की जगह बड़ा है। ज्ञान से पहले प्रमाणित करना दुरूह लगता है, ज्ञान के बाद प्रमाणित करना बाएं हाथ का खेल लगता है। यदि जहां आदमी फंसा है उससे छूटने का यह बहुत बढ़िया जुगाड़ है। इसी को बहुत अच्छे से निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य हेतु 17 से 27 मई तक मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परडा में जो परिचय शिविर हुआ, तो उसमें श्रेया बेटा जी भी हमारे साथ थी। तो श्रेया बेटा जी का जिन बिंदुओं पर ध्यान गया, उन बिंदुओं को सभी के सामने समक्ष करने के लिए मैं श्रेया बेटा जी को आमंत्रित करती हूँ। श्रेया बेटा जी। जी नमस्ते। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ बेटा जी, आ रहा है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम श्रेया है, मैं परडा से हूँ। अभी मैं फैशन डिजाइनिंग के 3rd ईयर में पुणे में पढ़ रही हूँ और दिन में का थोड़ा बहुत समय दर्शन के लिए, पठन के लिए दे रही हूँ। तो 17 से 27 तक जो शिविर परडा में हुआ, उसके कुछ बिंदुओं पे मेरा ध्यान गया, उसको रखना चाहती हूँ।
तो सबसे पहले ये शिविर हम क्यों कर रहे हैं? तो इस शिविर से हमें पुनर्विचार करने के लिए प्रेरणा मिलती है, हर एक चीज की, हर एक नए दृष्टि से पुनर्विचार करने की प्रेरणा। और एक बात जो मुझे ध्यान में आई कि कोई भी मतलब सबसे पहले जरूरत है वास्तविकताओं को जानने की। तो अभी जो मतभेद हमारे में चलते हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि हमें समझ नहीं है, हमें नियमों की समझ की जानकारी नहीं है। तो जब हम वास्तविकता समझेंगे तो नियम समझ में आएंगे। हेलो, आवाज आ रही है ठीक से? हाँ बेटा, ठीक से आ रही है। थोड़ा सा ऊंची आवाज में थोड़ी बात करो तो ठीक रहेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वास्तविकताओं को समझेंगे तो नियम समझ में आएंगे, और नियम समझ में आएंगे तो एक मत होगा हर चीज में। तो इसीलिए सबसे पहले वास्तविकताओं को समझने की जरूरत। उसके बाद ध्यान गया कि इन वास्तविकताओं को जांचने के लिए क्या कसौटियां हैं। तो तीन कसौटियां ध्यान में आई: मानव सहज, प्रकृति सहज और अस्तित्व सहज। तो इन तीनों कसौटियों में अगर कोई बात चूक बैठती है तो वो वास्तविकता से मतलब वास्तविकता को जांचने की तीन कसौटियां है, ये ध्यान में आया। और at the end मानव का लक्ष्य क्या है वो समझ में आया। तो मानव में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभयता और अस्तित्व में सह अस्तित्व, यही मानव का अग्र लक्ष्य है। इसके ऊपर ध्यान दें। फिर एक बात ध्यान में आई जिससे मतलब मेरा ध्यान बहुत ज्यादा उसकी तरफ गया, वो है असंग्रह से समृद्धि। तो मतलब जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, असंग्रह से समृद्धि का कैसे आभास हो सकता है। तो जैसे जैसे जाना कि मानव की आवश्यकताएं निश्चित है, अगर हम ये समझ के हमको जितना चाहिए उतना ही हमारे पास रखिए तो समृद्धि का भास हो सकता है। यदि और चाहिए संग्रह करके रहेंगे तो समृद्धि कभी आएगी ही नहीं, और उसको कभी हम जी नहीं पाएंगे। तो असंग्रह से समृद्धि, ये बहुत अच्छा बिंदु मुझे ध्यान में आया और समझ में लिया। उसके बाद ये क्या उसके बाद अनुभव में क्या दिखता है, ये काका जी ने स्पष्ट किया था। तो अनुभव में हर इकाई व्यापक में डूबी भीगी गिरी है, और इसीलिए हर इकाई ऊर्जित है, ये बात ध्यान में। और फिर जीवन क्या है, जीवन का स्वरूप क्या है, उसकी तरफ ध्यान देना। तो जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, 61 अंशों का। उसमें 5 शक्तियां हैं, वो अक्षय है और वो भार ही है। उसका स्वरूप में ऐसा दिखा कि उसके बाद उसमें 5 ऑर्बिट्स है, जिसमें मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा, ऐसे 5 ऑर्बिट्स है जिसका केंद्र आत्मा। तो जीवन का एक स्वरूप, उसके ऊपर ध्यान गया और अच्छे से समझ में आया। उसके बाद हमने देखा जीवन क्रिया। तो जीवन क्रिया में 5 बल, 5 शक्ति, ऐसे 10 क्रिया हमने देखी। तो उसको हमने दोनों सीक्वेंस को देखा, जैसे अनुभव मूलक और अनुभव गामी। तो बाबा जी जो थे उनको मतलब उनकी जो क्रिया थी वो अनुभव मूलक थी, जबकि हमारी जो क्रिया है वो अनुभव गामी होगी, ये बात ध्यान में आई। उसके बाद एक बात सबसे ज्यादा मतलब समझ में भी आई कि जब तक हम तुलन को क्रिया हित लाभ के सह न्याय धर्म सत्य से नहीं तुलन करेंगे, तब तक हमारा संक्रमण नहीं होगा। तो क्रिया हित लाभ के साथ में न्याय धर्म सत्य को समझ के हमें तुलन करना है और उससे रिलेटेड आगे बढ़ना है, तभी हमारा संक्रमण है। उसके बाद उसके बाद हमने मूल्यों को थोड़ा समझा। मूल्य तो समझ में आए, लेकिन वस्तु मूल्य की तरफ थोड़ा ध्यान गया, जो कि है उपयोगिता और कला मूल्य। तो पहले ऐसा लगता था
उपयोगिता तो ध्यान में आती थी, लेकिन कला मूल्य यानी इंद्रिय सुख का मतलब ध्यान में आता था कि कला क्या होनी चाहिए। लेकिन एक बात क्लियर हो गई कि कला मूल्य यानी जिससे कोई मैसेज हम आगे सामने वाले तक पहले कर सके, तभी उस कला मूल्य का उपयोग होगा, मतलब वो मूल्य पूर्ण होगा। तो ये बात ध्यान में आई और उससे ये समझ के आया कि वस्तु मूल्य समझ के उत्पादन या व्यय करना चाहिए। तो इतनी बातें मुझे ध्यान में आई। और एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि मेरा परिवार बहुत पहले से विद्या में जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जो शब्द है वो पहले से क्या कान पे पढ़ते रहते थे, लेकिन पढ़ने के बाद भी ऐसा समझ में नहीं आता था। और जब शिविर में एक एक बात को जाना तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, और कुछ तो रिलेट होता था कि हाँ मम्मी पापा ऐसे कुछ बोल रहे थे, ऐसे कुछ सुन रहे थे। तो एक ये बात बहुत अच्छी लगी, अच्छी तरह से मैं उसको मतलब रिलेट कर पाई, और अच्छा लगा शिविर करके। तो इस शिविर में से कुछ आगे का प्लान बना जो रखना चाहूंगी कि थोड़ा टाइम देने का पठन के लिए देना चाहिए। अगर पुस्तक पठन नहीं हो पाया तो एटलीस्ट जो शिविर के नोट्स है उसको तो पढ़ेंगे, ऐसा एक संकल्प किया है। और उसको उस पे धीरे धीरे काम चल भी रहा है अभी। एक और बात है कि मतलब ये भी समझ में आया कि खुद पे काम करने की ज्यादा जरूरत है। जो हम दूसरों में देखते हैं कि इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, तो पहले खुद पे काम करना है। ये बात ध्यान में आई, और कोई भी काम समझ के करें, इस पे भी ध्यान दिया। हाँ, जानना और मानना तो हम हर बात मान के करते हैं, ना कि जान के करते हैं। सॉरी सॉरी, हाँ हम हर बात मान के करते हैं, ना कि जान के करते हैं। तो इन मान्यताओं ऐसे हमारी बहुत सी मान्यताएं बनती है जो कि कई बार गलत भी होती है। तो ये मान्यताओं पे हमें काम करना है, उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बदलना है, इसकी तरफ भी ध्यान दिया। और एक बात और ध्यान में आई कि अगर समझने में निरंतरता चाहिए तो सबसे पहले स्वास्थ्य पे काम करना होगा, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता मुझे लगी इस शिविर में। कि स्वास्थ्य पे अगर काम करेंगे तो ही निरंतर समझने की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। तो ऐसा हमारा शिविर रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत से सवाल और जवाब इसमें हुए, तो जो कुछ मतलब ध्यान में भी नहीं था उसकी तरफ भी ध्यान दिया, और अच्छे से ये शिविर खत्म हुआ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही बेटा जी, आपका अभिनंदन। बेटा जी ने बताया कि जानकारी न होने से हम वास्तविकताओं से बहुत दूर है। यदि हमें वास्तविकताएं पता चले तो निश्चित ही हम लक्ष्य की ओर चल पड़ेंगे। और इसी लक्ष्य की ओर चलने के लिए बेटा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत अभिनंदन। हमने कल देखा था पति पत्नी के संबंध में परस्परता में विश्वास निर्वाह की निरंतरता, और वो स्नेह मूल्य, गौरव मूल्य, सम्मान, प्रेम, निष्ठा, सरलता, सौहार्दता, इन मूल्यों के साथ विश्वास मूल्य की निर्वाहता हम किस तरह से कर सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा हुई थी। सभी ने अपनी तरफ से रखने का प्रयास किया। तो मैं आज भैया जी को आमंत्रित करती हूँ इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। योगेश भैया जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सभी को। आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया, थोड़ी कट रही है थोड़ी। अरे अच्छा, ओके। नमस्कार। जगह देखिए एक बार। हेलो हेलो। अब हाँ अभी देखिए। ठीक। हाँ अभी ठीक है भैया।
हेलो, अब देखिए। नमस्ते। हाँ, आ रही है अभी। अच्छा, कल नेटवर्क काफी डिस्टर्ब रहा, मैं आप लोगों को सुन नहीं पा रहा। आज मैं मानव तीर्थ में हूँ। हम शेष कड़ियों को पूरा करते हैं। तो यदि स्क्रीन शेयरिंग हो तो हम जो शेष संबंध थे उनका एक अभ्यास, जिससे कि अभी तक की हमारी शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य और वस्तु मूल्य की जो चर्चा रही, उसका हमारा अभ्यास पूरा होगा। और फिर हम आगे व्यवहार अभ्यास में और वांग्मय पठन में इन मूल्यमयताओं का प्रभाव अपने में पहचानते हुए, अपनी मौलिकताओं को पहचानते हुए लक्ष्य की स्पष्टता लेंगे। जैसे पति पत्नी के परस्परता में विश्वास निर्वाह की निरंतरता में स्नेह मूल्य, थोड़ा ज्यादा हो गया। राइट, स्क्रीन को थोड़ा सा और सेट कर, थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, स्नेह मूल्य है, गौरव मूल्य है, सम्मान है, प्रेम है, निष्ठा, सरलता, सौहार्द्रता, अनन्यता, वस्तु सेवा समर्पण रूप में। तो पति पत्नी संबंध की जब चर्चा करेंगे तब हमें विवाह संबंध और विवाह के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, जैसे हम आगे, मैं अभी केवल परिचयात्मक रख रहा हूं, आगे हम व्यवहारवादी समाजशास्त्र ये पुस्तक पढ़ेंगे और उसमें विवाह संस्कार का डिटेल वर्णन है। और विवाह संस्कार में पति पत्नी, पति पत्नी के माता पिता और समाजजन, इन सभी की प्रतिज्ञाएं हैं। उन प्रतिज्ञाओं का आशय और पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकारना और उस स्वीकार्यता का आशय, और उस आशय में जागरूक परंपरा निर्वाह के अर्थ में पति पत्नी संबंध को देखा गया है, समझा गया है। और पति पत्नी संबंध में विश्वास निर्वाह की निरंतरता प्रदीर्घ है, 40-50 वर्षों तक। प्रदीर्घ निर्वाह में मानव लक्ष्य को पहचानते हुए और व्यवस्था के धारक वाहक, तो ऐसी धारक वाहकता में हमें परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, परिवार व्यवस्था की मूल इकाई, ये सभी अवधारणाएं स्पष्टता पति पत्नी संबंध में आवश्यक है। साथ ही जो हम चर्चा करते आ रहे हैं, संस्कृति,
सभ्यता, विधि और व्यवस्था, इन 4 आयामों की स्पष्टता पति पत्नी संबंध में आवश्यक है। और जैसा पति पत्नी संबंध की मौलिकता है, परस्पर पात्रता और योग्यता विकास में पति पत्नी एक दूसरे को पूरक होते। तो ये सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और हम एक एक मूल्य का परिचय करने से हमें पति पत्नी संबंध में जो परस्पर विश्वास निर्वाह की निरंतरता है वो ध्यान में आएगी और इस संबंध का मूल्य स्पष्ट होगा। जैसे स्नेह मूल्य, स्व संतुष्टि और प्रसन्नता, संतुष्टियां, प्रसन्नता और ऐसे व्यवहार नित्य 40-50 वर्षों की अवधि में मुझको लगता है, क्या हम उसको विजुअलाइज कर पाते हैं? स्नेह की निरंतरता। तो ये स्नेह की निरंतरता व्यवस्था के अर्थ में, संस्कृति सभ्यताओं के अर्थ में, मानव लक्ष्य को पूरा करने के अर्थ में और पति पत्नी का पात्रता और योग्यता विकास के अर्थ में ये स्नेह है। मैं कुछ आपको हाईलाइट कर सकता हूं। उन हाइलाइट्स पर यदि आपका ध्यान चला जाए, जैसा मैं समझने की कोशिश करता हूं कि पति पत्नी संबंध में जो एक दूसरे का ध्यानाकर्षण होता है और यह ध्यानाकर्षण, इसका अर्थ समझ में ना आने के कारण पति पत्नी संबंध में स्नेह का अभाव होने जैसा लगता है। यह ध्यानाकर्षण ही मौलिकता है पति पत्नी संबंध में। ऐसा क्यों? कि जैसे हमें ये तो जानकारी है कि विवाह संबंध में पति या पत्नी के आयु में कुछ अंतर भी रहता है। पति जनरली अभी तक आयु के बड़े, पत्नी आयु छोटे। दर्शन की रोशनी में ये 3 वर्ष आइदर साइड, ऐसा बाबा जी ने एक मार्गदर्शन दिया है। और समान भी सामान्यतया आयु डिफरेंस देखने में आ रहा है। अपन जो सामान्य उदाहरण है उससे लेकर समझने की कोशिश करते। भले ही आयु डिफरेंस हो, परंतु विवाह संबंध होते ही जो स्वीकार्यता होती है एक दूसरे की, उसमें समानता निहित है। यानी पति पत्नी संबंध में समानता ही मौलिकता है और उस समानता के आधार पर इन मूल्यों को समझने का यदि हम प्रयास करते हैं, उस स्थिति में हमें पति पत्नी संबंध में अनुभवगामी प्रक्रियाओं में ये संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वीकार होता है। इसलिए समानता के आधार पर पति पत्नी में स्नेह, संतुष्टियां, प्रसन्नता और इसमें स्वयं स्फूर्त मिलन सानिध्य, यानी साथ देना, हर स्थिति परिस्थिति
आज की सभा में सभी प्रौढ़ उपस्थित हैं और एक गृहस्थी का दीर्घ काल बीत गया है, आगे भी बीतेगा। तो जो साथ देने का भाव है, यदि हम साथ देने के भाव को व्यवस्था के रोशनी में समझते हैं, जागृति की रोशनी में समझते हैं, अनुभव की रोशनी में समझते हैं, तो ये ध्यानाकर्षण जो क्षणिक रूप में इस प्रकार के ध्यानाकर्षण से जो कुछ आपस में कुछ तनाव निर्मित होते हैं, ये सभी तनाव व्यवस्था के दबाव के रूप में समझ में आएंगे। और जैसा कि आज का परिस्थिति है, भ्रम की स्थिति होने से ये जो परस्पर ध्यानाकर्षण है, वह ध्यानाकर्षण एक अनावश्यक अहंकार के रूप में तूल पकड़कर, और आपस में जो स्नेह है वह स्नेह अभाव के रूप में दिखता है। तो ये जो स्वयं स्फूर्त मिलन सानिध्य है, यह मिलन सानिध्य एक मन दो शरीर के रूप में, एक लक्ष्य दो शरीर, जागृति ही लक्ष्य है। जागृत होना यानी स्वतंत्र होना और स्वराज्य में भागीदारी करना, इस रूप में यदि ये समझ में आता है तो पति पत्नी संबंध में विश्वास निर्वाह की निरंतरता में स्नेह मूल्य, एक सुखद स्थिति निर्मिति, वातावरण निर्मिति, इस रूप में स्नेह मूल्य को अपन पहचानते हैं। गौरव मूल्य के लिए आवश्यक है पति पत्नी में विकास का अवधारणा स्पष्ट होना, यानी जागृति की परंपरा से दाम्पत्य जीवन शुरू होकर और आगे परिवार में शिक्षा के आयाम, श्रेष्ठता के आयाम, चेतना विकास के आयाम यदि दाम्पत्य जीवन परिवार को जोड़ पाता है, उस स्थिति में मुझको लगता है पति पत्नी गौरव मूल्य को, गौरव मूल्य की मौलिकता को स्वयं के जागृति के लिए स्वीकार कर पाएंगे। यदि पति पत्नी में लक्ष्य के बारे में अस्पष्टता है, श्रेष्ठताओं के बारे में अस्पष्टता है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पति पत्नी संबंध में व्यवहार और आचरण, यही आपस का संवाद है। इसमें किसी प्रकार का भाषा काम नहीं करता है, और ये व्यवहार और आचरण के मूल में जो मान्यताएं रहती हैं, उन मान्यताओं को हमें गहराई से शोध करने की आवश्यकता है। यदि मान्यताओं पर काम नहीं हुआ तो गौरव मूल्य के अभाव में जो आपस में स्नेह सम्मान होना है, उसमें एक रिक्तता दिखाई देगी। इसलिए अनुभवगामी विधि में हर दंपति को अपनी मान्यताओं में विकास और जागृति की स्पष्टता आवश्यक है। इस रूप में गौरव मूल्य को हम समझ सकते हैं। अक्सर एक उदाहरण मैं आपको कोट करता हूं। परिचय शिविरों में प्रस्तुतियों के दरमियान कई दंपत्ति
शिविर में भाग लेने आते, और अनेकों दंपति जब मुझसे वैयक्तिक रूप में मिलते हैं तो जो खुलकर चर्चा का अनुभव मुझको आया, तो मैं ये पहचान पाया कि जो दंपति शिविर में भाग ले रहे उनमें विकास और जागृति की सूचना पहुंच रही है समान रूप में, और इन सूचनाओं से अवगत होना, इन सूचनाओं को स्पष्ट होना, और ऐसे होते होते सहज रूप में अपनी अपनी मान्यताओं से एक दूसरे को जो कष्ट होता है, जो पीड़ा और वेदना होती है, वो मेरे जैसे एकदम से अनभिज्ञ व्यक्ति के सम्मुख भी वो खुलेपन से रख पाते। और अनेकों दाम्पत्य जीवन में जो कुछ कठिनाइयां आई, और उन कठिनाइयों से हमने देखा कि ये कठिनाइयां आज दूर हो रही है। आधार ये यही गौरव मूल्य है। तो इसको जान सकते, जब तक दाम्पत्य जीवन में विकास की अवधारणा क्लियर ना हो, जागृति की अवधारणा क्लियर ना है, तो दोनों मानव, और यह एक अधिकार मिल गया पति पत्नी संबंध में, समाज द्वारा एक अधिकार मिल गया, एक सम्मान मिल गया, और इस अधिकार और सम्मान से महत्वाकांक्षाएं यदि पनप गई, तो ये महत्वाकांक्षाएं ये कोई गौरव की ओर तो नहीं पहुंचती। इसलिए पति पत्नी संबंध में परस्परता में विश्वास निर्वाह में आज काफी अड़चने आ रही हैं। आगे है सम्मान। तो जैसे गौरव मूल्य का अभ्यास करेंगे और विकास के लिए प्रेरित होंगे, तो व्यक्तित्व और प्रतिभा इसमें एक प्रभाव आता रहेगा। सामान्यतया घटना कुछ है और इंटरप्रिटेशन कुछ और होता है, शायद हम उसको समझ नहीं पाते। ये जो सम्मान मूल्य है, आपको भी ऐसा देखने में आया होगा और आप स्वयं भी अनुभव करते होंगे कि विवाह होने के पश्चात जो पति पत्नी रहते हैं उनके व्यक्तित्व में विवाह होने के पश्चात कुछ बदलाव आते हैं। और ये जो बदलाव है, इन बदलावों का कभी कभार व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी होती हैं। दरअसल में यह बदलाव स्वाभाविक है, और इन बदलावों में एक दूसरे से जो व्यक्तित्व अपेक्षित है, उस व्यक्तित्व के अनुसार पति पत्नी के रूप में जो व्यक्तित्व होना है, उस व्यक्तित्व की ये संकेत है। उस व्यक्तित्व में जो आवश्यक होना है वो संकेत, और पति पत्नी भी उसको नहीं समझ पाए, उनके परिजन भी अगर इसको नहीं समझ पाते हैं, तो फिर इन बदलावों को आवश्यक वातावरण नहीं मिलने के कारण ये बदलाव होने में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, और कई कबार तनाव इतने भर जाते हैं कि फिर परिवार पहले साथ रहते हो, फिर पति पत्नी मिलकर के अलग हो गए, और पति पत्नी में ही आपस में इतना तनाव भर जाता है कि एक दूसरे की पर्सनालिटी एक दूसरे को एक्सेप्ट न होने के कारण
आज जो जिसे विवाह विच्छेद या डिवोर्स कहा जा रहा है, ये मुद्दे हैं। तो भाई और बहनों, ये जो पति पत्नी संबंध में जो प्रभाव आते हैं दो मानवों पर, उन प्रभावों का हमें अच्छे से स्पष्टता होने की लिए इन मूल्यों को यदि हम अध्ययन करते हैं तो एक विश्वास होता है कि इसमें, जैसा कि आज की परिस्थिति है, जो विवाह संबंधों में तनाव और पूरा परिवार तनाव में आ जाता है। एक बार दो भाइयों में तनाव स्वीकार होता है या भाई बहन में तनाव स्वीकार होता है, परंतु दाम्पत्य जीवन का तनाव ये तो सहन नहीं होता है या उसे देखा नहीं जाता। ये एक सामान्य संवेदनाएं हैं। हम आप सभी यही चाहेंगे कि हमारे भाई का बहन का जो दाम्पत्य जीवन है वो विश्वास से भरा हो, खुशहाल भरा हो। परंतु ऐसा होते समय जो हमें पूरकता का निर्वाह होना है, ऐसे पूरकता के निर्वाह के लिए पति पत्नी संबंध को हम इन मूल्यमयता के आधार पर, उन मौलिकताओं के आधार पर यदि हम आप समझते हैं, तो हमारे संपर्क और संबंध में जो जो दाम्पत्य जीवन है, उस दाम्पत्य जीवन में हमारी पूरकता, हमारी उपयोगिता मर्यादा के रूप में और हमारे व्यवहारों को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। कभी कभार ये व्यवहार मर्यादाएं स्पष्ट न होने के कारण दाम्पत्य जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप होने से ये जो प्रक्रियाएं हैं, जो सम्मान मूल्य में घटित होती हैं, जो व्यक्तित्व में बदलाव और जो प्रतिभा में निखार, उसके लिए जो आवश्यक पात्रता और योग्यता विकसित होना है, उसके लिए पूरक होने के बजाय मित्र संबंधी उसमें एक अवरोध भी बनता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आज मैं आपको उदाहरण के लिए भी दे दूं कि आज दुनिया में फैमिली साइंस नाम से एक अलग ही शास्त्र विकसित हो रहा है। ये सब समस्याओं को देखते हुए भारत में जो इग्नो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने भी फैमिली साइंस को लेकर एक अलग से ही कोर्स तैयार किया है। आप में से जिनको इंटरेस्ट है वो साइट एक्सेस करके और इस कोर्स का भाग भी ले सकते हैं, सिलेबस भी देख सकते हैं। कहने का मतलब है ये इतना आसान नहीं लगता संबंधों में काम करना, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और हम भारत में व्यवहार पक्ष को काफी पुरातन काल से व्यवहार पक्ष को स्वीकार किया गया है। हालांकि अनिवार्य नहीं किया गया। ज्ञान और व्यवहार में व्यवहार की अनिवार्यता नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा पर जितना ज्ञान की धाराओं में ध्यानाकर्षण है, उतना व्यवहार की अनिवार्यता पर ध्यानाकर्षण नहीं होने के कारण हमें ये संबंध समझ में नहीं आते। इन संबंधों में आस्थाएं जरूर काम करती हैं। जब तक आस्था काम करती है तब तक संबंध चलते हैं, और जैसे जैसे ये आस्थाएं टूटती हैं, मान्यताएं टूटती हैं, वैसे वैसे इन संबंधों में जो भाव पक्ष है उसकी उपेक्षा होने लगती है। और आज भौतिकवाद की चपेट में आया हुआ हर संबंध, उसमें ये पति पत्नी संबंध भी कैसे छूटेगा। इसलिए इन संबंधों की बारीकियों में हम लोग ध्यान देते हैं, वैसे व्यवहार अभ्यास करते हैं, तो हम स्वयं भी इन संबंधों में होते हुए अन्य संबंधों में कैसे हम पूरक और उपयोगी हो सकते हैं। इस दृष्टि से पति पत्नी संबंध में अभी हम एक चर्चा कर रहे हैं।
तो सम्मान का मतलब है, जैसे सामान्य उदाहरणों से भी दिखता है, कि पति पत्नी एक दूसरे के पर्सनालिटी को इफेक्ट करते, प्रभाव करते हैं। उन प्रभावों को स्वीकार पाना, समझ पाना और वैसे बदलाव अपने व्यक्तित्व में लाना, और धीरे धीरे एक मन दो शरीर की ओर बढ़ता हुआ यह संबंध, जो व्यवस्था का धारक वाहक है और जो एक दूसरे की जागृति के लिए, एक दूसरे की स्वतंत्रता के लिए जो परिश्रम होते हैं, मुझको लगता है यही सम्मान है। उदाहरण के रूप में, जो पत्नी अपने पति के जागृति के लिए प्रेरणा देती है, उसके लिए काम करती है, उसके लिए आवश्यक बदलाव अपने व्यक्तित्व में करती है, अपनी प्रतिभा के निखार के लिए अध्ययन करती है, ऐसे पत्नी का सम्मान भला कोई पति ना करे, ऐसा मेरे उदाहरण में नहीं आया। ऐसे ही जो पति अपनी पत्नी की जागृति के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वयं के व्यक्तित्व में बदलाव करते हुए अपनी प्रतिभा के निखार के लिए अध्ययन करते हैं, समझदारी के लिए प्राण लगाते हैं, ऐसे पति का सम्मान ना हो, ऐसे पत्नी का सम्मान ना हो, ऐसे उदाहरण नहीं है। परंतु दोनों मिलकर अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को, और उसमें जो छौंक लगता है संग्रह सुविधा रूपी लक्ष्य का, दिखावे का, तो फिर देर सवेर ये सारी मान्यताएं टूटती हैं, बदलती हैं, और हमें दाम्पत्य जीवन में एक प्रकार का दूरी, क्योंकि यदि इसमें परस्परता नहीं सजी तो ये मान्यताओं के साथ ही हम रहेंगे, रिश्ते पीछे छूट जाएंगे, और एक प्रकार से अकेलापन, ये वैसा अकेलापन मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ना समझ पाने का अकेलापन को यदि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ये एक स्थिति देखने को मिल रही है। इसीलिए पति पत्नी संबंध में व्यवस्था की धारक वाहकता, परंपरा की धारक वाहकता, ये बड़ी जिम्मेदारियां सहज विधि से मिली हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन सार्वभौम स्वीकार हो रहा है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का अर्थ ही है आगे संतान होना और एक परंपरा का धारक वाहक होना। परिवार व्यवस्था की धुरी के रूप में दाम्पत्य जीवन को आज भी नियति सहज विधि से सम्मान मिला हुआ है। इसलिए जब समाज निर्णित घोषणा पूर्वक विवाह होते हैं, तो ऐसे विवाह में समाज द्वारा आशीर्वचन के लिए पहुंचता हुआ आदमी दिखता है। आगे हम देखेंगे प्रेम मूल्य। इतनी चर्चा के बाद जो प्रेम है, अनन्यता है, तो ये जो दाम्पत्य जीवन में जो ज्ञान की निष्ठा बनी, जो समझ बनी, जो आचरण बना, जो व्यवहार बना, और जो जागृति के लिए रास्ता बना, सहअस्तित्व हुआ, यही सहअस्तित्व पति पत्नी में प्रेम के रूप में प्रकट होता है, निखर आता है। इस प्रकार स्नेह, गौरव, सम्मान और प्रेम, इन मूल्यों के साथ दाम्पत्य जीवन एक वैभव को प्राप्त करता है। फलस्वरूप जो निष्ठाएं, शिष्टताएं निष्ठा के रूप में, इन निष्ठाओं में, जैसा कि हमने निष्ठा मूल्य पर चर्चा की है,
यदि वो याद हो, वो दो मुद्दे कि जीवन शरीर को संचालित करता है, तो शरीर व्यवस्था के प्रति निष्ठा और जीवन में जागृति के प्रति निष्ठा, और इस रूप में शरीर यात्रा के प्रति निष्ठा, अनुभव के अर्थ में निष्ठा, इस रूप में दाम्पत्य जीवन में शरीर यात्रा के प्रति निष्ठाएं, ये ही शिष्टता है। और यही पति पत्नी जब संतान हो जाता है तो माता पिता कहलाते हैं। तो ये जो निष्ठाएं उनमें प्रकट होती हैं शिष्टता के रूप में, और वही निष्ठा का एक परावर्तन है आगे पीढ़ी में, उनमें भी इस प्रकार शरीर यात्रा हो सकती है। ऐसा होकर संतान में पति पत्नी संबंध के बारे में निष्ठा होने लगती है, और शरीर यात्रा का प्रयोजन और जीने का उत्साह और उत्सव समझ में आता है। आज भी जो पति पत्नी एक दीर्घावधि जिए हों, संभल कर जिए हों, भले ही उनके पास दर्शन ना हो और वृद्धावस्था में हो, ऐसे दंपति को अपने बीच पाकर हम आप सभी में ये जो निष्ठाएं हैं, ये निष्ठाएं अपने आप ही पनपती हैं। ऐसा पति पत्नी संबंध का महत्व, व्यवस्थाओं के प्रति निष्ठा प्रकट करता है। जो जो विकास हुआ, जो जो विकास को पहचाने, उसके बारे में सरलता, सरलता में पति पत्नी संबंध में मैं ये कहूं कि शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये एक व्यवहारिक उदाहरण हो सकता है। अभी मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि जो दंपति साधारणतया 30 से 35 आयु के होंगे, ऐसे 7-8 दंपतियों को लेकर एक 8-10 दिन का अभ्यास शिविर आयोजित करने की सोच रहा हूँ। उसमें इन मूल्यों के आधार पर जो जो शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये होने से दाम्पत्य जीवन में जो आगे चलकर व्यवस्था की धारकता वाहकता ऐसी होने की संभावना है, ऐसा मुझको समझ में आ रहा है। क्योंकि यही पति पत्नी पड़ोसी भी हैं, और पड़ोसी पति पत्नी के व्यवहार, ये एक प्रभाव का मुद्दा तो हर दंपत्ति में बनता ही है। जहां कहीं भी दंपत्ति के रूप में चल पहुंचते हैं, होते तो हैं ही, और संसार को देखते भी रहते हैं कि कौन दंपत्ति क्या करते हैं। तो जिस प्रकार आज दाम्पत्य जीवन में सेलिब्रेशन है, उत्सव है, उसमें जो दिखावा है, उसकी जगह पर जागृति के अर्थ में अनेक दंपत्ति क्या काम कर रहे हैं, वो स्वीकार पाना, मुझे लगता है यही सरलता है। भाई और बहनों, आपके आसपास भी ऐसे युवा दंपत्ति होंगे, और आप स्वयं भी दंपत्ति जीवन में होंगे, परंतु जो एक्सेप्टेंस है, श्रेष्ठता के लिए जो एक्सेप्टेंस है, उसमें एक खालीपन नजर आता है। और इसलिए हम दो, ये वाला भाग बहुत संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रहा है, और चूंकि उसमें लक्ष्य का अभाव है, उसमें मूल्यों का अभाव होने से ये जो हम दो वाला आज दिखता है, ये कल
जैसा आज अभी आंशिक रूप में हमारे साथ हो रहा है, वैसा उससे अधिक गहरा उनके साथ होने की संभावना है। जैसे जैसे शरीर यात्रा क्लोज होती है, वैसे वैसे व्यक्ति सुख के डिजाइन्स बदलता है, उसका प्रभाव आचरणों में आता है। तो छत के नीचे रहना जरूर होगा पति पत्नी का, लेकिन साथ जीना, ये प्रमाण ना होने के कारण ये जो हम दो और हम ही दो, ये जो स्थिति निर्मित हो रही है, ये असामाजिक स्थिति कहलाएगी, क्योंकि उसमें विकास नहीं होगा। और धीरे धीरे ऐसे अनेक हम दो मैंने देखे हैं, कोई लक्ष्य, कोई कार्यक्रम, कोई प्रगति दिखाई नहीं देती, बस केवल पूरा दिन जो सामान इकट्ठा किया है उसको चमकाने में दोनों का समय जाता है, और दोनों एक दूसरे को काम बताते रहते हैं। तो क्या दाम्पत्य जीवन काम बताने के लिए है? ऐसा समझ में आता है। इस पर मुझे लगता है एक बार पुनर्विचार की आवश्यकता। तो सरलता का मतलब है जागृति के लिए, स्वतंत्रता के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, दाम्पत्य जीवन के रूप में अपने महत्व को समझते हुए और एक दूसरे की अभ्यास को स्वीकारना, अभ्यास को प्रस्तुत करना, यह सरलता है। आगे है सौहार्दता, स्पष्टता से मूल्यांकन। तो जैसा कि व्यक्तित्व और प्रतिभा में जो काम है, तो व्यक्तित्व और प्रतिभा में जो जो हम लोग काम करते हैं, उसको हम सहजता से प्रस्तुत कर पाए एक दूसरे को, अन्य दंपतियों को, यह सौहार्दता कहलाएगा। और अनन्यता, जागृति के लिए अनन्यता, इस प्रकार से वस्तु सेवा समर्पण के रूप में पति पत्नी संबंध में जो परस्पर विश्वास निर्वाह की निरंतरता है, मुझको लगता है आने वाले समय में जब हम 13 पुस्तकों का पठन करेंगे और इस पठन से एक व्यवहार शिक्षा हमें मिलेगी, और ऐसी व्यवहार शिक्षा में प्रधानता, ये जो मूल्यमयता है, ये हमारे मानसिकता में स्थापित होना, ये मौलिकताएं हम पहचान पाना और स्थापित संबंध, स्थापित मूल्यों को पहचान पाना, उसमें विश्वास पाना, अपने आप की स्थिति स्वभाव गति में लाना, और जो लक्ष्य है जागृति का, उस लक्ष्य के लिए प्रयास करना, ये समझ में आता है। आगे व्यवहार दर्शन, फिर अभ्यास दर्शन, फिर अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, व्यवहारवादी समाजशास्त्र और मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या। इन पुस्तकों में दाम्पत्य जीवन पर या सभी संबंधों पर विस्तार से पूज्य बाबा जी ने स्पष्ट किया है। ये विस्तार व्यवहार के रूप में हमको बने, और ऐसे व्यवहार की शिक्षा हम पा करके, अभी जिस भी आयु में है, ऐसी व्यवहार शिक्षा को पाकर अपनी मानसिकताओं में जो आवेश हैं, इन आवेशों का निराकरण करने में हम सफल हों और हम लक्ष्य को पहचान पाए
ऐसा मुझको लगता है। फाइनली, साथी सहयोगी के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता। तो साथी सहयोगी संबंध एक अर्थ में, जहां तक मेरा ध्यान गया है, कि हम गुरु शिष्य संबंध को पहचाने। गुरु शिष्य संबंध के समकक्ष ये संबंध है। यहाँ कार्यक्रम प्रधानता के साथ इस संबंध को देखते हैं। जैसे शिक्षा का कार्यक्रम है, तो शिक्षा के कार्यक्रम में जो कार्यक्रम की धुरा जिनके कंधे पर रहती है वो साथी कहलाएंगे, और जो साथ काम करते हैं वो सहयोगी कहलाएंगे। तो ऐसे साथी सहयोगी के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता में स्नेह, ममता, दया, सहज निष्ठा, उदारता, तब इसमें दायित्व और कर्तव्य आते हैं। तो जागृति के लिए प्रत्येक कार्यक्रम में कोई टीम होगी, उस टीम का कोई नेतृत्व करेंगे। तो ऐसे टीम का नेतृत्व होगा वो साथी, और जो साथ करेंगे वो सहयोगी। इसलिए यहाँ पर दायित्व का, कर्तव्य का भाग आया है, क्योंकि कार्यक्रम के अनुसार कुछ दायित्व और कर्तव्य निर्धारित होंगे, और ये दायित्व कर्तव्यों की सीमा में रहते हुए साथी सहयोगी के साथ विश्वास निर्वाह की निरंतरता होगी, जिसे हम मोर और लेस अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जागृति के लिए भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उत्पादन में, विनिमय में, न्याय सुरक्षा में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्थान दिखता है, संस्था का भी एक स्थान दिखता है। और ऐसे सभी संस्थाओं में हम काम करते हैं, तो साथी सहयोगी के रूप में विश्वास होना, और संस्था के जो जागृति के उद्देश्य है, ये उद्देश्य को सफल हो पाना, ऐसा साथी सहयोगी संबंध दिखता है। आज की इस मंगलमयी उपस्थिति के लिए आप सबको बधाई, धन्यवाद। आशा है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी होगी। कल हम मानव मूल्य की फिर चर्चा विधिवत शुरू करेंगे। इस प्रकार से ये संबंधों का अभ्यास, उसके पूर्व में स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य, इन तीन मूल्यों के कनेक्शन में हम स्थापित संबंधों को और स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों को समझकर व्यवस्था के अर्थ में संबंध है ऐसा अगर हमें स्वीकार भाव हमारा तैयार हो, उस स्थिति में अब हम उससे जो वरीय मूल्य है, मानव मूल्य को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम बड़ी बड़ी संस्थाएं तो सहज से संभाल सकते हैं, पर क्या परिवार संस्था जो है उसमें खुशहाली से रह पा रहे हैं? तो यदि विचार करें तो यही ध्यान में आता है कि जो मूल्य है उन पर ध्यानाकर्षण ना होने से ये अड़चनियां हैं। यदि ध्यानाकर्षण होता तो ये अड़चनियां नहीं होती। और पति पत्नी संबंध में व्यवहार व आचरण ही संवाद की भाषा है। सम्मान का मतलब है प्रभाव को स्वीकार पाना, और मूल्यों की अध्ययन से ही पति पत्नी संबंध में पूरकता और उपयोगिता की सुनिश्चितता हम कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इसी के साथ आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। नमस्ते सबों को नमस्ते दीदी। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद, नमस्ते सभी को। धन्यवाद भैया जी, सभी को नमस्ते।